अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। ये तो तुम बताओगी आराधना, अचानक यूं हमारे कमरे में आ जाना, दामिनी को धक्का देना इस तरह क्यों? क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है साहब जी। मैं आपको इनसे बचाना चाहती हूँ क्योंकि ये असली दामिनी जी नहीं है। ये कोई बहरूपिया है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? अगर ये सच में आपकी पत्नी होती ना तो मैं ऐसा कुछ कहती ही नहीं। लेकिन ये आपकी दामिनी जी नहीं है। इनका व्यवहार बिल्कुल भी नहीं मिलता है दामिनी जी से। इन्हें इतना तक नहीं याद है कि इन्होंने अपने बेटे का नाम विनायक रखा था। साल भर कर्जत में रही हैं और इन्हें अष्टविनायक मंदिर का नाम नहीं पता। ऊपर से मुझे अनजान नाम से चिट्ठी लिखकर कहती हैं कि आपको कौन नुकसान। सी चिट्ठी? वो चिट्ठी जो तुमने सुबह दी थी, जिसके ऊपर सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रहा था, तुम्हें ही नजर आ रहा था कि क्या लिखा हो, कि खाली पन्ना था। ऐसा नहीं था। अरे डॉक्टर ने क्या कहा है तुम्हें पता है? डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि दामिनी को पार्शियल एमनीशिया है। इसी वजह से उसको 2-3 साल की बातें याद नहीं है। और ये नहीं याद है कि उसने ही विनायक का नाम रखा था। और ये भी नहीं याद कि कर्जत में अष्टविनायक मंदिर है। तो कोई पहाड़ टूट पड़ा? आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं सच बोल रही हूँ। वो डॉक्टर ने क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। दामिनी, तुम इधर आओ, इधर बैठो, आराम से बैठो। कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? क्या आराम से बैठो एमडी? सुबह से देखो ना ये लड़की मुझ पे कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है। मेरी बीमारी की जरा भी फिक्र नहीं है, बस अपने ही धुन में कुछ ना कुछ बोले जा रही है। कहाँ से उठाकर लाए इस लड़की को? ऐसी सड़क छाप लड़की को घर में लाने से पहले सोचना तो चाहिए था। जैसे ही बड़े घर में आई है ना, अपनी धोखेबाजी और चालसाजी शुरू कर दी है इसने। आप ना बस इसकी अच्छाई के नाटक में फंस गए हैं। बल्कि सच्चाई तो यह है कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है और न ही इसका दिल अच्छा है। मेरी तबीयत इतनी खराब है फिर भी इतना बड़ा घाव दे दिया। तुम रिलैक्स करो, मैं क्रीम लगा रहा था, रुको। ये आपने क्या किया एमडी? क्या किया? आप कैसे एक लड़की को हमारे रिश्ते के बीच में लेकर आ गए? आपने सब खत्म कर दिया एमडी। अब क्या होगा? हम अलग हो जाएंगे क्या? ये लड़की हम दोनों को अलग कर देगी ना एमडी? दामिनी, it's okay। क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा दामिनी। हम क्या करें? साहब जी, मुझे कुछ नहीं सुनना है, बात नहीं करनी है तुमसे, समझी तुम? साहब जी मेरी बात तो सुनिए। देखो, मैं देख ही रही हूँ किस तरीके से आप अभी भी मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे हमेशा करते आए हैं। आज भी मैं आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं मेरी बात। क्या सुन? कुछ नहीं सुनना है मुझे। और खासकर मेरी बीवी दामिनी के बारे में तो कुछ भी नहीं। उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा मैं। कुछ दिनों की मेहमान हो तुम इधर, चुपचाप इधर रहो या चली जाओ। एक बात बोलूं मैं आपसे, असल में आप दिल के बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान हैं।
और हर रिश्ते को आप शिद्दत से निभाते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता प्यार का हो या फिर नफरत का हो। दोनों में ही आंखों में या दिमाग में ऐसी पट्टी बांध लेते हैं, ना तो आपको कुछ दिखता है ना ही आपको कुछ समझ आता है। आपको याद है जब आप मुझसे नफरत करते थे और मैंने आपको मेरे और विनायक के सच के बारे में बताने की कोशिश की थी, तब भी आपने यही किया था। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा सच ये है कि मैं आपकी और दामिनी जी के लिए सरोगेट माँ बनी थी और ये बच्चा आपका और दामिनी जी का है। तब भी आपने मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानी थी और आज जब बात दामिनी जी की आई है, आप फिर वही कर रहे हैं। ना तो कुछ सोच रहे हैं ना ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, इतनी अच्छी तरह जज कर दिया तुमने मुझे। ऐसी ऐसी बातें बता रही हो मेरे बारे में जो मुझे कभी पता नहीं और ना किसी ने कभी बताई है। कहना चाहिए था। दामिनी जी जो कि इतने सालों से आपके साथ रह रही हैं, उन्होंने तो आपको ये बात बतानी चाहिए थी। फिलहाल आप जिन्हें दामिनी जी समझ रहे हैं ना, वो दामिनी जी नहीं है, वो कोई और है। और यही बात आपको बताने की मैं कोशिश कर रही थी अंदर कमरे में। और यही बात सच है कि जब मैं स्टेशन पर थी तब मैंने उन दोनों आदमियों को देखा था जो कि उस दिन आए थे, दामिनी जी के साथ में हमारे घर पर आए थे। ये उनकी वाइफ दामिनी ही है। ये हमें करजत के पास पानी में मिली थी। ये तब तक कोमा में थी और जब इनको होश आया तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी। वो दोनों को मैंने आपस में बात करते हुए सुना कि वो कोई टीवी एक्टर्स है। गलत सुना होगा तुमने। जी नहीं, मैंने बिल्कुल सच सुना है जो सुना। कम से कम प्यार में तो इतने अंधे मत बनिए ना आप, जितने की नफरत में है। ज्यादा ही नहीं बोलने लगे। अब डर नहीं लगता मुझसे? नहीं नहीं मतलब क्या? थोड़ा बहुत लगता है। हाँ, कहाँ लग रहा है? खासकर जब आप ऐसे चिल्लाने लगते हो तब तो लगता है। मैं चिल्लाता हूँ? बत्ती सी मत दिखाओ। मैं औरतों पे नहीं चिल्लाता। गलतफहमी है तुम्हारी। और तुम पे अगर मैं चिल्लाता भी हूं ना तो गलती तुम्हारी है। ठीक है, नहीं मान लिया मैंने, नहीं चिल्लाते आप, नहीं चिल्लाते। लेकिन देखिए, अभी जो मैं बात कह रही थी ना, उसके बारे में आप सोचिएगा जरूर। मैं मानती हूँ इस बात का इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो झूठ नहीं है। माधव दास भारद्वाज के घर नकली डॉक्टर अटेंडेंट की एक्टिंग करके जो पैसे मिले हैं ना, उससे कम से कम साल भर तो कमाने की जरूरत नहीं है। साहब जी को कैसे यकीन दिलाऊं कि जो मैंने देखा था वो सच था, और उनकी आंखों के पड़े दामिनी जी के प्यार और झूठ के पर्दे को कैसे हटाऊं मैं? मी तुमचा शुभचिंतक आहे, तुमसे मिलना है मुझे।
मैं ही तुम्हारी शुभचिंतक और मैं ही तुम्हारी दुश्मन। ये लेटर्स भी मैं ही लिख रही हूँ। बड़ा मैं इम्प्रेस्ड। हाँ, तुमने तो पहले लेटर से ही मुझे पहचान लिया, जबकि मैंने काफी केयरफुली लिखे थे ये लेटर्स। किसने भेजा ये? इसका मतलब क्या है? कहीं ये साहब जी और मेरे विनायक पर कोई खतरा तो नहीं? पर अफसोस, लेटर्स होने के बाद भी तुम माधव के सामने कुछ प्रूव ही नहीं कर पाई। पता है क्यों? इसलिए इनविजिबल इंक, इससे जो भी लिखूं ना, आधे घंटे में सब गायब। बड़ी शिद्दत से आई थी ना तुम कि मेरा सच सबके सामने लेकर आओगे, और मैंने तुम्हारी ही बातों को ऐसा घुमाया है ना कि माधव को सुनाई ही नहीं दिया कि मैं असली दामिनी नहीं, उसकी बहरूपिया हूं। उन दोनों इडियट्स ने मेरा प्लान तो फ्लॉप कर दिया, पर एटलीस्ट जाने से पहले मुझे ये बता दिया कि तुम्हें सब सच पता चल गया। तो फिर मुझे माधव के सामने तुम्हें झूठा तो साबित करना ही था ना। पता था मुझे, और अब ये सच पूरे परिवार को पता चलेगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई तेरी बात पर विश्वास ही नहीं करेगा। माधव अपनी दामिनी से इतना प्यार करता है ना कि कोई तेरी बात पर यकीन ही नहीं करेगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू ना यहाँ से निकल जा। अगर जिद मरा कर यहाँ रुकी ना, तो तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तेरा और तेरे बेटे विनायक का क्या हाल करूंगी मैं। आपसे डरने वाली नहीं हूं मैं। साहब जी कहीं ना कहीं मेरी बात पर यकीन करने लगे। आज उन्होंने मेरी बात सुनी है, कल मानेंगे भी। बहुत जल्द हारने वाली हूं आप। मैं हारती नहीं, हारेगी तो तू, क्योंकि तेरी हार ना मैं बहुत पहले लिख कर आ चुकी हूं। मैं असली दामिनी नहीं, उसकी बहरूपिया हूं। अगर जिद मरा कर यहाँ रुकी ना, तो तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तेरा और तेरे बेटे विनायक का क्या हाल करूंगी मैं। नहीं। मुझे किसी भी हालत में साहब जी को इसका सच बताना होगा। माधव जी, दामिनी जी के स्कैन्स और रिपोर्ट्स देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इन्हें पार्शियल एमनीजिया है, और पिछले डॉक्टर ने इन्हें बिल्कुल सही दवाइयां दी हैं।
आप वही दवाई इन्हें देते रहिए, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आराधना, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। क्या तुम्हें इनकी बातों पर भी शक है? नहीं, अगर तुम चाहो तो मेरी बीमारी के बारे में इनसे बात कर सकती हो। जब मैं स्टेशन पर थी तब मैंने उन दोनों आदमियों को देखा था जो कि उस दिन आए थे, दामिनी जी के साथ में हमारे घर पर आए थे। वो दोनों को मैंने आपस में बात करते हुए सुना कि वो कोई टीवी एक्टर्स हैं। ये मैंने जानबूझकर किया, इससे पहले कि तुम्हारे कहने पर माधव के दिमाग में फेक डॉक्टर का शक बढ़ता। मैंने फैमिली डॉक्टर को बुलवा के उस शक की गुंजाइश ही मिटा दी। ये दवाइयाँ, स्कैन्स सब बेस्ट डॉक्टर से लिखवाई और तैयार करवाई हैं। कोई भी इन्हें गलत साबित नहीं कर सकता, तुम भी नहीं आराधना। सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? दामिनी को पार्शियल एमनीजिया है, बीती बातें उसे याद नहीं रहती हैं। क्या हुआ? डॉक्टर की बातों पे भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे अपने फैमिली डॉक्टर पे पूरा भरोसा है। और मेरा ये कंगन तुम्हारे पास रहेगा, मतलब मेरे बच्चे के पास रहेगा। उसे लगेगा उसकी माँ पास में ही। मैंने आपसे वादा किया था दामिनी जी कि मैं आपके विनायक की पूरी रक्षा करूंगी, उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। और मैंने अपना वादा पूरा भी किया था। मैंने विनायक को सही सलामत उसके पापा और उसके परिवार के पास सौंप दिया था, लेकिन फिर आपके रूप में आई उस बहरूपिया ने हमारी हंसती खेलती जिंदगी में फिर से खलल डाल दिया। साहब जी और विनायक पर खतरा बनकर आई है ना वो, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी मैं। और जब तक मैं जिंदा हूं, हमारे विनायक पर जरा सी खरोंच भी नहीं आएगी। मैं उस बहरूपिया को हरा के ही रहूंगी, फिर अब चाहे उसके लिए मुझे टेढ़े रास्ते ही क्यों ना चलना पड़े। भैया बोलो। वो लखनऊ से शिवम एंटरप्राइजेज वालों का फोन आया था, उन्होंने कुछ पेपर्स भेजे हैं, प्लीज एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देख लूंगा। डिम्पल, बुआ जी का फोन आया था, रामप्रसाद चाचा जी के घर पे उनकी बेटी की शादी है, वो शगुन जरूर भिजवा देना। जी जी जी। थैंक यू। अरे ये क्या कर रहे हो? मशरूम क्यों काट रहे हो? सूप में डालने के लिए काटा। अरे पागल हो गए हो क्या? अरे दामिनी भाभी को मशरूम से एलर्जी है। पिछली बार खा ली थी ना तो अस्पताल जाने की नौबत आ गई थी। अब जल्दी से फेंको इसको, और आगे के बाद से मार्केट से मत लेके आना इसको। दामिनी जी, आपने पूरा सूप पी लिया? हाँ, क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी मैं, क्योंकि सूप में तो मशरूम था। फिर भी आपको कुछ हुआ नहीं?
मशरूम होने से क्या होता है? जेठानी जी, आप तो मशरूम खाती नहीं है ना? आपको मशरूम से एलर्जी है ना? दामिनी, दामिनी तुम ठीक हो ना? कोई सीवियर रिएक्शन तो नहीं हुआ ना तुम्हें? हाँ? चंदा, फटाफट मेडिकल किट लेकर आओ, उसमें एलर्जी का इंजेक्शन होगा। जाओ। और ये क्या ड्रामा है? हाँ? किसने मशरूम डाला सूप में? मैंने। तुमने? क्योंकि ये दामिनी जी नहीं है। कल रात ये मेरे कमरे में आई थी और मुझे धमकी देकर गई कि अगर मैं ये घर छोड़कर नहीं गई तो ये मुझे और विनायक को नुकसान पहुंचाएंगी। आराधना चाहे जैसी भी हो, छूटी नहीं है। तो क्या ये सच में कोई और है? ये दामिनी नहीं है? आप खुद देख लीजिए साहब जी, इन्होंने मशरूम वाला ये सूप पिया, फिर भी इन्हें कुछ नहीं हुआ। जबकि अगर ये असली में दामिनी जी होती ना, तो अब तक की तो इनकी तबीयत खराब हो चुकी होती।